हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशा शर्मा। आज हम डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव किया था और काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि जो काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इज़ इक्वल टू 1/3 mc² जो हम डिराइव कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसकी सहायता से हम जो गैस लॉज हमने पढ़े थे उनको हम डिराइव करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर आज हम यही पढ़ते हैं कि जो हमने गैस लॉज पढ़े थे काइनेटिक गैस इक्वेशन की सहायता से उनको हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे बॉयल्स लॉ। अब देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है वो क्या होता है, PV इज़ इक्वल टू 1/3 mc² के बराबर होता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2/3 इंटू हाफ mc²। और हाफ mc² किसके बराबर होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, यानी कि औसत गतिज ऊर्जा के अनुसार होता है। तो अणुगति सिद्धांत के जो अभिग्रहित है उसके द्वारा औसत गतिज ऊर्जा जो है वो किसके समानुपाती होती है, परमताप के समानुपाती होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो हाफ mc² इज प्रोपोर्शनल टू T, और वी कैन राइट हाफ mc² इज इक्वल टू K इंटू टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाया है तो उसके स्थान पर हमने K रखा है। K क्या है, जहाँ पर कांस्टेंट है, तो K अगर कांस्टेंट है तो PV की वैल्यू क्या हो जाएगी, PV विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। और जो बॉयल्स लॉ है वो क्या कहलाता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि PV की जो वैल्यू है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इस तरह से हम बॉयल का जो नियम है उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। अब दूसरा नियम हम देखते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के हिसाब से जो हमारा जो समीकरण है PV इज़ इक्वल टू 2/3 KT है। यहाँ पर क्या है कि PV जो है वो पिछले उसमें हमने देखा था कि PV की वैल्यू उसमें बॉयल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट थी। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, PV इज़ इक्वल टू 2/3 KT लिया है। तो V की वैल्यू निकाल सकते हैं। V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 इंटू P इंटू K इंटू T हो जाएगी। अगर हम P को कांस्टेंट रखते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पर हमें पता है कि V विल बी इक्वल टू, ये टर्म कांस्टेंट हो गई, 2/3 इंटू P, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो V इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T। तो V/T जो हो गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू T। तो ये क्या है, चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। चार्ल्स लॉ यही तो है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस का दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू T। स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, और ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, V इज़ प्रोपोर्शनल टू T। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये जो लॉ है ये प्रूव होता है। नेक्स्ट अगर हम लॉ देखें तो नेक्स्ट लॉ कौन सा है हमारा, नेक्स्ट लॉ है हमारा एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो का नियम। अब जो एवोगैड्रो का नियम है, इस नियम के अनुसार समान दाब एवं ताप पर सभी गैसों के समान आयतन में गैस के मोलों की संख्या अथवा गैस के अणुओं की संख्या समान होती है। यह हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volumes of all the gases possess same number of molecules और same number of moles। तो इसको हम कैसे डिराइव करते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन की सहायता से, कि माना कि दो गैस हैं, ताप आयतन तथा दाब की समान दशाओं में है। Assuming two gases are at similar conditions of temperature, pressure and volume, इनके अणुओं की संख्या क्रमशः
N1 तथा N2 है, जबकि द्रव्यमान M1 तथा M2 है। The number of moles are N1 and N2 while M1 and M2 are their masses respectively. If C1 and C2 are RMS velocities of the molecules of the two gases, यदि C1 एवं C2 गैस अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग हो तो क्या होगा, PV की वैल्यू हो जाएगी 1/3 M1 N1 C1 square and PV will be equal to 1/3 M2 N2 C2 square. Therefore इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये हो जाता है 1/3 M1 N1 C1 square that is equal to 1/3 M2 N2 C2 square. Now अब चूँकि दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम होता है, तो इन मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होएगी, सेम होएगी। तो अगर इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होएगी तो यहाँ पर इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर सेम होती है तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं हाफ M1 C1 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू हाफ M2 C2 स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं कि ये N1 दैट इज़ इक्वल टू N2 जो कि एवोगैड्रो नियम के अनुरूप है, जो क्या कहता है कि समान दाब एवं ताप पर सभी गैसों के समान आयतन में गैसों के मोलों की संख्या समान होती है। तो N1 इज़ इक्वल टू N2 दैट इज़ प्रूव्ड, ये एवोगैड्रो लॉ है। अब हम नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा एक डेरिवेशन है जो हम पढ़ेंगे, जो कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा डेरिवेशन है। वैसे हम इसे कहते हैं मैक्सवेल्स जनरलाइजेशन। मैक्सवेल का व्यापकीकरण का सिद्धांत कहलाता है ये निष्कर्ष इसका। तो ये गतिज ऊर्जा और ताप के बीच में संबंध है, क्या है ये हम देखते हैं कि यदि एक गैस के अणु का भार m है और उसका वर्ग माध्य मूल वेग c हो, तो अणु की जो औसत गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, हाफ mc स्क्वायर होती है। If m is the mass of gas molecule and its root mean square velocity is c, then kinetic energy of the molecule will be half mc square. अब जो अणुगति का जो सिद्धांत है उसके अनुसार अणु की औसत गतिज ऊर्जा ताप के साथ बढ़ती है, अतः ताप की व्याख्या औसत गतिज के रूप में की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, average kinetic energy of a gas molecule increase with temperature, so the temperature can be expressed in the form of kinetic energy. अब ये देखिए, ये काइनेटिक इक्वेशन है। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या कहता है, PV इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाफ MnC स्क्वायर। जैसा पिछले डेरिवेशन में हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ MnC स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा 2/3 काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, 3PV/2 के बराबर हो गई। तो हमें पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है, और 1 मोल अगर गैस है तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT। ये देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 RT फॉर 1 मोल। 1 मोल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी का मान कितना हो जाएगा, 3/2 RT के बराबर हो जाएगा। अगर n मोल्स हैं तो काइनेटिक एनर्जी का मान हो जाएगा 3/2 nRT। या हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी of 1 mole of any ideal gas is proportional to its absolute temperature and it does not depends on the nature of gas. This is known as Maxwell's generalization. आदर्श गैस के 1 मोल की गतिज ऊर्जा
उसके परम ताप के समानुपाती होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। यह निष्कर्ष मैक्सवेल का व्यापकीकरण कहलाता है। अब हमने ये तो मैक्सवेल्स जनरलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है। एक छोटा सा फॉर्मूला और है, वो भी पढ़ लेते हैं हम। हमें पता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स की, जो औसत गतिज ऊर्जा है, उसको अपन 3/2 R/n इंटू टी के बराबर मानते हैं। दैट इज़ इक्वल टू R/n को हम k से रिप्लेस करते हैं। k जो है यहाँ पर क्या है, ये कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है, अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। k का मान कैसे निकालेंगे आप, R/n के बराबर। r है हमारा गैस कांस्टेंट, n है एवोगैड्रोस नंबर। r का मान क्या रखेंगे आप, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। और n की वैल्यू आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। तो इससे k की जो वैल्यू है वो आ जाती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल्स पर केल्विन पर मोल। थैंक यू।